पथ प्रदर्शन का कार्य कर रहा है। इसका श्रेय हमारे संविधान निर्माताओं को जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान के आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप भारत के लोगों की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए कार्य करने वाले राजनीतिक नेतृत्व ने उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। मैं यहाँ भारत रत्न किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का उल्लेख करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून बनाया गया तथा सफलतापूर्वक लागू भी किया गया। इस कानून ने लाखों किसानों एवं मजदूर वर्ग को सामाजिक न्याय, आर्थिक क्षेत्र में न्याय उपलब्ध कराया तथा देश के समक्ष एक नजीर प्रस्तुत की। इसी क्रम में मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता की स्थापना में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और दिव्यांगजनों इत्यादि के लिए सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। महोदय, मैं इसी के साथ एक बात जरूर साझा करना चाहूंगा। सदन में संविधान की पुस्तक लेकर आने वाले सम्मानित सदस्य जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, मुझे अपने जीवन की एक घटना मुझे याद है। सन 1975-76 में मैं 10वीं कक्षा का छात्र था। मेरी कक्षा के एक साथी की साइकिल चोरी हुई। हमने कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया, धरना दिया कि साइकिल बरामद होनी चाहिए। 4 दिन स्कूल बंद रहा। पुलिस मेरे घर गई, एक पीएसए का ट्रक और एक जीप, और मैं छोटा था, 10वीं क्लास का छात्र था। गांव से उठाकर थाने ले आई। मैंने पूछा मुझे क्यों लेकर आए हो? बोले कि इस समय आपातकाल लगा है और धरने, प्रदर्शन और किसी मांग को उठाने की आजादी नहीं है, इसलिए आपको उठाकर लेकर आए। पूरी रात थाने में रहा। अगले दिन मुझे छोड़ा गया, चेतावनी देकर छोड़ दिया। मैंने पूछा आपातकाल क्यों लगा है? पता चला कि गरीबी और महंगाई, भ्रष्टाचार की मांग को लेकर देश के तमाम लोग सड़कों पर थे और नारे लगाए जा रहे थे। मुझे आज भी याद है। और जब नारे लगाए जा रहे थे उस समय कहा था कांग्रेस सरकार ने कि हम गरीबी मिटाएंगे, भ्रष्टाचार, महंगाई खत्म करेंगे। वो चरम पर था। देश में भूखमरी, गरीबी, महंगाई वो चरम पर थी और नारे, देश की जनता सड़कों पर वो कह रही थी कि ये देखो इंदिरा का खेल, खा गई राशन, पी गई तेल। और वही समय था जब देश में इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान लाखों लोग जो बेगुनाह, जो जिनकी शादियां तक नहीं हुई थी, उनको जबरन पकड़कर उनकी नसबंदी करी गई। वो आपातकाल के दौर में इतने जुल्म और जाति उस कांग्रेस सरकार ने की। मैं महोदय आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिस समय देश में इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा और तमाम नेताओं को जेल भेजा गया और जेल में भी नेताओं के साथ जुल्म और जाति की गई। बहुत से हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी, मैं इनका उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि जेल में तो चौधरी चरण सिंह जी, मोरारजी देसाई जी, आडवाणी जी और चंद्रशेखर जी, राजनारायण जी जैसे तमाम बड़े नेता, रामविलास पासवान जी, तमाम बड़े नेताओं को जेल में भेजा गया। लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मुझे इसलिए ध्यान है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे, मिसा में बंद थे और उस समय आपातकाल में जब उनके ऊपर जुल्म और जाति जेल में की जा रही थी, उनके घर में पुत्री ने जन्म लिया। आज हमारे सदन की सम्मानित सदस्य हैं, इस सम्मानित सदस्य की मीसा जी, लालू प्रसाद यादव जी ने कि वो आपातकाल याद रहे, अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था, मीसा। आज वो हमारे सदन की सम्मानित सदस्य है ताकि कांग्रेस के जुल्म और जाति की याद सदन में ताजा बनी रहे। और मैं मुलायम सिंह यादव जी का उल्लेख करना चाहूंगा, समाप्त करें। मैं मुलायम सिंह यादव जी का उल्लेख करना चाहूंगा आदरणीय महोदय कि मुलायम सिंह यादव जी ने जो लोकतंत्र सेनानी थे, कांग्रेस का जुल्म जिन्होंने सहा, वो उस समय जेल में रहे। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के लिए पेंशन, और जो लोकतंत्र सेनानी थे जब उनका शरीर पूरा हो स्वर्गवास के दौरान उनकी अंतिम यात्रा राज के सम्मान से करने का शासनादेश जारी किया। मुझे नहीं पता आज वे लोग आज उधर क्यों बैठे हमारे सम्मानित सदस्य। जो देश की प्रगति में नरेंद्र मोदी जी का योगदान है, जो देश के विकास में, जो देश को सशक्त बनाने में जो नरेंद्र मोदी का योगदान है, मैं तो चाहूंगा कि वो सम्मानित सदस्य वो ध्यान रखें जिन्होंने जुल्म किया उनके साथ न बैठे। आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय अवधेश जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी, आपको ध्यान रखना चाहिए। वो आप इधर बैठे जिन्होंने उस समय। श्री तोल तिरुवामावलन जी, श्री तोल तिरुमावलन। மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம்.
இந்த அரிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்காக for giving me this आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका प्रदान किया है। this constitution has been accepted. इस संविधान We have अंगीकृत reached हुआ। the 75th year अब हम and we are 75 साल हो चुके हैं उस दिन को। for the past 2 हम days पिछले 2 दिनों से हम we are appreciating Dr. Ambedkar. डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा कर रहे हैं। संविधान के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने Worked day and night for 3 दिन years. रात मिलकर 3 साल तक इस पर काम किया। उन्होंने एक ऐसा India, a secular दस्तावेज India, सृजित किया and जो for that कि he gave a great धर्मनिरपेक्ष gift of this constitution. राष्ट्र को ये संविधान प्रदान किया। Constitution is not ये only संविधान न केवल एक कानून है, building a new India. ये नए भारत के निर्माण के लिए एक आधारशिला भी है। The preamble of the Constitution संविधान का आमुख है, clearly stated वो this. स्पष्ट रूप से कहता है कि The preamble of the Constitution. How the कि India किस should be प्रकार built in भारत future. को भविष्य में कैसे बनाया जाएगा, इसका इसमें उल्लेख है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, बहुलवाद And federalism और संघवाद, are the 4 ये principles 4 सिद्धांत हैं that form जो the basis of आधार Indian बनाते हैं Constitution. भारतीय संविधान Not का। only that, यही नहीं, justice, liberty, न्याय, fraternity, and स्वतंत्रता, भ्रातृत्ववाद, समानता, are for the ये pillars of ये new India and future. नए भारत और भविष्य के भारत के लिए And that is the challenge स्तंभ for us बने हैं। today. आज हमारे लिए चुनौतियां कई खड़ी हुई होती हैं। जो कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपनी बात रखी है, उन्होंने प्रशंसा की है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। Whoever opposed him, लेकिन जिन लोगों ने इनका विरोध किया है, disappointed him, such discussions have also taken place. ऐसी चर्चाएं भी यहाँ हुई थी है 75 years, पिछले how we 75 have वर्षों के दौरान implemented कैसे Indian हम भारतीय Constitution, संविधान how we को have लागू किया है, successfully कितने सफल हैं हम इसको Indian लागू करने में। Constitution. We have not talked हमने about how we built new India. ये बात बताई नहीं कि उनके philosophies and policies. दर्शन के आधार पे हमने नए भारत का निर्माण किया है। Was adopted संविधान a day before, अंगीकृत हुआ था 25th November 1949. 25 नवंबर 1949 को उन्होंने कहा था। ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा संविधान सभा में कि 3 वर्ष तक कठोर परिश्रम करने के बाद में उन्होंने अपना दर्द बताया। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बन गए थे। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। इस देश के भविष्य को देखते के बारे में मैं चिंतित हूँ। ये लोकतांत्रिक राजनीतिक लोकतंत्र है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र हम कैसे प्राप्त करेंगे। उनको ये दुख बताया था कि कैसे हम इस संविधान को लागू करेंगे। तो स्वतंत्रता, भ्रातृत्ववाद कैसे प्राप्त करेंगे। बिना भ्रातृत्ववाद के हम समानता को प्राप्त नहीं कर सकते, स्वतंत्रता को, उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते। हर को अलग अलग इन करना पड़ेगा। साथ ही स्वतंत्रता और भ्रातृत्व को एक साथ लाया जाए। जब हम संविधान को लागू करें तभी हम सामाजिक लोकतंत्र की व्यवस्था इस देश में संभव है। उन्होंने वो हर बात को फेंक देना चाहते हैं तो इनकी प्राप्ति में बाधा बनते थे। बिना समानता के हम इनको प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे राष्ट्र के हम भाई और बंधु हैं। ये एक हम एक राष्ट्रीय जाति हैं सामाजिक लोकतंत्र के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि उनकी जो कई जो चिंताएं हैं, यदि क्या राष्ट्र से ऊपर धर्म को माना जाए या धर्म को राष्ट्र के ऊपर माना चाहिए। यदि धर्म को ऊपर माना जाए राष्ट्र से
nation will lose its तो freedom. राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता को We खो cannot देगा। get freedom for this हमें country. इस देश के लिए That was the स्वतंत्रता concern नहीं प्राप्त कर expressed सकते, by him आज़ादी नहीं प्राप्त सकते, ये बड़ी 75 चिंता years थी। ago. 75 साल As a पहले foresighted person, उन्होंने कही he थी, said वो that दूरदृष्टा in the व्यक्ति थे hands of people who कि have लोगों के religious हाथ में beliefs, they think धार्मिक that आस्थाएं तो religion होती is हैं। above कई लोग nation, सोचते हैं if कि that is for धर्म determined, राष्ट्र से ऊपर then, है। यदि ये मान if it is coming निर्धारित कर true, दिया जाएगा, ये सच हो जाएगा, Dr. Bhimrao तो बड़ी Ambedkar's words have come भीम true. अम्बेडकर के शब्दों में बड़ी And चिंता की बात थी। international memorial एक has अंतर्राष्ट्रीय been created मेमोरियल where he died. बनाया गया है जहाँ पे उनका देहावसान हुआ था। There is a statue, एक 433 मूर्ति है, feet height 433 statue. It will be ऊंचा open in ऊंचाई का, 2026. 2026 में London, इसको where खोला he जाएगा। stayed, that place has been made a लंदन memorial. में वहाँ पे But उसको you are स्मारक spoiling बनाया the जाएगा। soul of the constitution. लेकिन आप संविधान की आत्मा को खराब कर रहे हैं। Than your time. Already you have taken your more than your time. आपने आपके निर्धारित समय से ज्यादा समय ले लिया है। Please. विजय कुमार। सर, मैं बोलना आरंभ करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन पे बोलने का मौका दिया। सर, इधर हूं। हो गई बात। और हो गई। I have already given more than 3 minutes more. Please. Kindly conclude. Single minute, single. Kindly conclude. One சார், minute. திங்கள் விடு. பொருளாதார அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீட்டு முறையை இங்கே சட்டமாக்கி இருக்கிறீர்கள். இது आरक्षण दिया गया था आर्थिक के आधार पे, इसको कानून बनाया गया। SC ST OBC को दिया गया, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है इस समय। के तरफ से, और आज यहाँ पे बहुत सारी बातें आई और जिस परिस्थिति में देश में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते समय पूरे देश के हर एक वर्ग तबके के लोगों को ध्यान रखते हुए फ्रेमवर्क किया गया, मैं उन सब जो हमारे स्टॉलवर्ड्स थे उन लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे लगता है उसमें सारा सदन यहाँ पे एकजुट होगा। और आज सदन के पार्लियामेंट्री अफेयर्स के नेता की तरफ से भी बातें आ रही थी, सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटी, यूरोपियन यूनियन के आपके डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर रिपोर्ट वगैरह सब दिखाई जा रही थी। तो हम उनसे बेहतर हैं ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम सबसे बेहतर है ये अभी तक नहीं कहा जा सकता है। तुलना उस चीज में होनी चाहिए कि जहां पे हम और बेहतर हो सके। अगर हमारे यहाँ आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उसे हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो इतने सालों के बाद अगर हम लोग अभी आज जिस परिस्थिति में है तो हम उसे अच्छा नहीं कहेंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि जो संविधान की तरफ से हमें अधिकार मिली है उसके माध्यम से आज ST SC OBC को जो आरक्षण के ऊपर जो भी बात आई, आज जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और इन सभी का हक जो है लगातार समाप्त किया जा रहा है, ये सोच हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सीधे तरीके से रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप बैकडोर से ये तरीका अपना करके उसे खत्म कर रहे हैं। और हर बार हमने ये सवाल पूछा कि इसका असर क्या हो रहा है, कितने कंपनीज प्राइवेट होने के बाद उनमें कितने ST SC OBC को जगह मिल रहा है, उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। और यहां पे बात दोनों तरफ से आई कि भाई संविधान के को हम बेहतर तरीके से पूरे विश्व में अपने आप को किस तरह से दर्शाते हैं, वो पक्ष और विपक्ष सबको का अधिकार और हक रहता है। लेकिन सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता झारखंड में जाकर के जिस तरह से बांग्लादेशी का राग अलापते हैं, हमारे यहां से बिजली चल जाए वहां तो ठीक है, हमारे लोगों का जमीन चल जाए वो ठीक है, वहां के हिंदू लोग को दिक्कत अगर कुछ हो रही है तो उस पर आप बोलेंगे, लेकिन झारखंड में जो है आपका जाकर के वहां के लोगों का जमीन हक अधिकार ले लीजिए। जो बिजली का वहां पे उपस्थिति व्यवस्था हमारे लिए होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उस जगह पे ये लोग कुछ नहीं बोलने जाएंगे। आज डाटा आपके पास है, चाहे कि भाई बाहर से कितने लोग आए हैं, बॉर्डर का सुरक्षा किसका काम है कि बांग्लादेश से कोई बाहर आया, चाइना कितना भारत के अंदर घुस गया, इन सभी डाटा पे जो है आप हमेशा भेग रिपोर्ट देते हैं, कुछ नहीं हुआ वही बात करते हैं। लेकिन सदन में हमको लगता है जितने सदस्य बैठे हुए हैं सबके पास इसका रिपोर्ट कहीं ना कहीं से आते रहता है, और सिर्फ वहां पे जाके भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिए जिस तरह से
सदन के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और बाद बाकी जितने उस समय इलेक्शन के समय गए और इतने जोर जोर से बोले, लेकिन वहां का रिपोर्ट ये कहता है कि बाहर के लोग कोई है। तो इस तरह की जो व्यवस्था आप लोग बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के उन सभी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग लगातार आप कर रहे हैं। आज हमारे वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को 5 महीना आप लोगों ने जेल भेजा, यही संस्थान का दुरुपयोग करते हुए 5 महीना उन्हें जेल के अंदर भेजा गया। आप ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी के समय में क्या हुआ? इमरजेंसी वाली स्थिति आप लोग अभी बना के रखे हुए हैं। इमरजेंसी की स्थिति आप लोग अभी बना के रखे हुए हैं। और मैं ये कहूंगा कि देश हमारा या हमारे जो नेता यहां कुछ बोलते हैं वो पूरे विश्व में उसका जो है चेहरा दिखता है। हमारे देश का एक चेहरा ये भी निखर करके आया है कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले नेता भारत के देश में ही रहते हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन के दौरान, हमारे यहाँ इलेक्शन, सर एक मिनट लूंगा सर। हमारे यहाँ इलेक्शन के दौरान इन्होंने घोषणा की कि महिलाओं को गोगो दीदी योजना के माध्यम से 2100 रुपया देंगे और उसके लिए फॉर्म भी भरवाया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ झारखंड की महिलाओं के लिए क्यों, पूरे देश के महिलाओं को आप दीजिए ना, पूरे देश के महिलाओं को आप दीजिए। झूठ बोलना इलेक्शन के समय में ये एजेंडा बन गया है और जहां इनकी सरकार नहीं रहे ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को इस्तेमाल करना, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग लगातार हो रहा है और इससे कोई हमारा अच्छा चेहरा जो है पूरे विश्व में नहीं बन रहा है। यही मैं कहना चाहता हूं कि ये काम दोनों को मिल करके अगर करना है तो दोनों तरफ से होना चाहिए। श्री राहुल गांधी। Thank you, Speaker, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आज संविधान के बारे में बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, In my last few speeches, मेरे पिछले कुछ भाषणों I में spoke about the concept मैंने of Abhay Mudra, अभय मुद्रा अवधारणा के बारे में बात करी। the concept of fearlessness, तो बिना truth, डर and non-violence. और सच्चाई और अहिंसा की बात कही मैंने सभा को ये भी दिखाया था। I showed the House images मैंने सभा में फोटो भी दिखाई थी about different religions. विभिन्न धर्मों के संबंध में। Displaying this Abhay वो Mudra. अभय मुद्रा का जिसमें उल्लेख था दिखता था। People call the Constitution the longest written संविधान को सबसे लंबा संविधान कहते हैं विश्व का, but the Constitution contains लेकिन संविधान में a set of ideas कुछ विचार हैं from one philosophy वो एक दर्शन से आते हैं। of our nation. हमारे राष्ट्र के एक Philosophical set of ideas. केंद्रीय दर्शन है वो हमारे संविधान में देखने When को we look मिलता at the है। Constitution, जब हम संविधान को देखते हैं तो when we open the Constitution, संविधान को जब खोलते हैं we can hear तो हम सुन सकते हैं, voice, आवाज ideas सुन सकते हैं, विचार सुन सकते हैं of Ambedkar, अम्बेडकर जी के, of Mahatma Gandhi, महात्मा गांधी जी के, Jawaharlal Nehru. जवाहरलाल नेहरू जी के। But where did those ideas come from? लेकिन ये विचार आए कहाँ से? Those ideas came ये विचार from an old, हमारे profound पुराने tradition in this पारंपरिक जो दर्शन है उससे हमें मिले। from Shiva, भगवान शिव से विचार गुरु नानक जी से मिले, ये from दर्शन Basavana, बसवना से मिले, Buddha, महात्मा बुद्ध से, महावीर से मिले, कबीर जी से मिले। from a list of people. बहुत सारे नाम हैं। जब हम बात करते हैं संविधान की बात करते हैं And we show the Constitution. और जब हम संविधान दिखाते हैं, Of course, it is a document of modern निश्चित रूप से आधुनिक भारत का एक दस्तावेज है, लेकिन ऐसा कभी नहीं लिखा जाता है यदि हमारे प्राचीन So जो when we भारत look at this के Constitution, we दर्शन remember अगर नहीं होते तो ये नहीं बन this पाता। list of people
ये जो लोगों की सूची है all different variations on the same idea. जो एक ही विचार पे अलग अलग विचार रखते थे, Stand the people who follow जो a लोग very different philosophical tradition. एक अलग अलग दर्शन को मानते हैं लोग। And I want to start my speech मैं अपनी बात शुरू करना चाहता by हूँ quoting उदाहरण के साथ, what the supreme leader, जो हमारे सर्वोच्च नेता not of the BJP, भाजपा के नहीं, but of the modern interpretation जो आधुनिक of the व्याख्या है, ideas जो of the विचारों RSS के has to आरएसएस say के उन्होंने कहा about the constitution of India संविधान, भारत के संविधान and के about बारे how में, he thinks. वो क्या समझते हैं इसके बारे में, भारत कैसे चलना चाहिए। The worst thing सबसे बुरी बात जो है about the जो constitution, संविधान के वही है कि the worst thing about the constitution of India संविधान के is that there is nothing Indian about it. कि इसमें भारतीयता कुछ भी नहीं है। Manusmriti is that scripture मनुस्मृति वो which is most worshipable किताब है जिसकी after सबसे ज्यादा Vedas, पूजा की जाती है Quran, वेदों के बाद है Hindu हिंदू nation, राष्ट्र and के from which लिए, our ancient times और have प्राचीन become the समय से basis of वो our culture and आधार बनी custom. हमारी संस्कृति और परंपराओं का। This book ये for पुस्तक centuries has codified the दस spiritual को and तक divine march of our nation. वो हमारे अध्यात्म को भी दर्शाती है कि कैसे आधार पे आगे बढ़ना चाहिए। आज मनुस्मृति एक कानून है। These are the words ये शब्द है of Savarkar. सावरकर जी के। Mr. Savarkar has clearly श्री stated सावरकर ने स्पष्ट रूप से कहा अपनी लेखनी में that लिखा there is nothing कि Indian इस about our संविधान में constitution. कुछ भी He भारतीयता has नहीं है। clearly stated उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ये जो पुस्तक है India is run by should जिससे be भारत चलता superseded है by this book. उसको इस पुस्तक And this से is हटा दिया जाना this चाहिए। is what the fight is about. मनुस्मृति को ऊंचा स्थान देना Now, चाहिए। it's nice अच्छी बात that है all of you कि आप सब are so-called defending the constitution. संविधान की रक्षा But I कर रहे want to हैं, ask you, लेकिन मैं आपसे पूछना you चाहता हूँ stand by your leader's words. कि आप अपने Do you support क्या आपने your नेता के leader's शब्दों words? के साथ खड़े हैं? Because when you speak in parliament जब about आप संसद protecting में the बोलते हैं संविधान के बचत की बात करते हैं, आप सावरकर का मजाक बना रहे you are होते हैं, defaming Savarkar. आप उनकी तौहीन कर रहे होते हैं। I'd like to quote also मैं ये भी उदाहरण देना चाहूँगा हिंदी में। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था जिसकी आप पूजा करते हैं। स्पीकर साहब, आई डिस्क्राइब महोदय, मैं in my first speech मैंने पहले भाषण में बताया था कि किस प्रकार की जो लड़ाई हो रही है Mahabharat महाभारत described Kurukshetra. और कुरुक्षेत्र था। भारत में भी ऐसे ही याद है कि युद्ध का जगह है। Idea of the constitution. एक संविधान को बनाने की रक्षा करने वाले लोग हैं। And from each state we have one. प्रत्येक राज्य से हमारे पास हैं लोग। If you ask us यदि आप हमें कहें तमिलनाडु से बताएंगे पेरियार If है, you ask us Karnataka, we will say कर्नाटक से हम कहेंगे If you बसवनाथ है, ask us Maharashtra, we will महाराष्ट्र say से कहेंगे Phule ji, कि फूले जी थे, अम्बेडकर जी If you थे, ask us Gujarat, we will say गुजरात के Mahatma बारे Gandhi. कहेंगे तो महात्मा गांधी। You praise these people. आप इन लोगों की प्रशंसा करें Praise these people hesitatingly because you have to. क्योंकि आपको करनी पड़ती है। आपको But the truth is, झिझक होती है इनकी the truth प्रशंसा is करने that में, you लेकिन want India to be run आप चाहते हैं, सच्चाई ये है कि भारत जिस प्रकार से चलता था, जैसे हिंदुस्तान पहले चलाया जाता था वैसे ही आप हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो। मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं। पेशेंस रखिए थोड़ी, इतना एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। स्पीकर सर, जब मैं छोटा था दिल्ली में, स्पीकर सर, दिल्ली के चारों ओर जंगल हुआ करता था। जो आज यहां रहते हैं उनको ताज्जुब होगा कि एम्स के बिल्कुल बगल में जंगल शुरू होता था। जहां रेलवे म्यूजियम है वहां पे जंगल शुरू होता था।
वैसे ही जंगल में, दोनों नॉर्थ और साउथ, वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के, बच्चा एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। हर रोज सुबह तपस्या, हाँ, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था और घंटे उसने तपस्या की, सालों के लिए उसने तपस्या की। पास लोगों को पता लगने लगा कि ये लड़का है। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए, हाँ, तब का यह मतलब है, तपस्या का यह मतलब है। तो यह तपस्या कर रहा था, लोगों को पता लगा और वो गुरु के पास गया। लड़के का नाम एकलव्य था और वो गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं सालों से धनुष चलाना सीख रहा हूं, मैंने अपनी पूरी शक्ति इसमें डाली है, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, आप ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, यहां से तुम चले जाओ। और एकलव्य चला गया। फिर से एकलव्य ने तपस्या शुरू की, फिर से तपस्या शुरू की। कुछ साल बाद द्रोणाचार्य जी और पांडव उसी जंगल से निकले। एक कुत्ता भौंक रहा था, कहानी आपने सुनी है, सुना देता हूं। कुत्ता भौंक रहा था, अचानक कुत्ते की आवाज शांत हो गई। द्रोणाचार्य जी और पांडव पास गए और उन्होंने देखा कि तीरों के जाल में कुत्ता फंसा हुआ था। मुंह में तीर था एक, हाँ, मगर कुत्ता तीरों के जाल में फंसा था, एक तीर मुंह में थी, शांत था कुत्ता, मगर कुत्ते को चोट नहीं लगी। एकलव्य ने अहिंसा के साथ कुत्ते को शांत किया था। द्रोणाचार्य जी आते हैं और एकदम पूछते हैं, तुम्हें यह किसने सिखाया? एकलव्य जवाब देता है, द्रोणाचार्य जी, यह मैं सीखा हूं, मैंने तपस्या की है, घंटों मैंने प्रैक्टिस की है। आपने मुझे गुरु बनने से मना किया था, तो मैंने एक मूर्ति, मट्टी की मूर्ति सामने रखी और मैंने प्रैक्टिस की और मैं सीखा। द्रोणाचार्य जी खुश नहीं हुए। द्रोणाचार्य जी ने एकदम कहा, तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। नहीं, ये आपकी स्टोरी है, ये आपकी स्टोरी है। मेरी स्टोरी है कि
द्रोणाचार्य ने पूछा। तो द्रोणाचार्य जी ने Sir, the PM will not speak. You want to say if you are not giving order, Prime Minister has to speak. प्रधानमंत्री को बोलना है, आप संरक्षण नहीं दे रहे हैं, आप संरक्षण नहीं दे रहे हैं। Very clear. ठीक है सर। माननीय सदस्य, आपको मैंने कई बार कहा, आप धमकी एकलव्य शब्दों में का- मत बोला करिए। एक मिनट क्या थी? द्रोणाचार्य जी ने कार्य मंत्री बोल रहे थे, कितना डिस्टर्बेंस कर रहे थे। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मुझे आप गुरु दक्षिणा दीजिए। मेरी स्पीच ले ली आपने। तो द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, ठीक है सर, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। सर, स्पीकर सर, जैसे एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी, वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर 4 बजे उठकर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा, पहले हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया, तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के अंगूठा काटते हो। आज बाहर, दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है।
आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए, हम कहते हैं अभय मुद्रा, हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे। ये फर्क है। एक तरफ कौन सर बोलिए। मेरे कहना है कि हम एक मिनट प्लीज बैठिए, आप बैठिए, प्लीज बैठिए, आप बैठिए। आज हम भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा कर रहे हैं और कर भाई ये चर्चा हुई थी कि हम संविधान की चर्चा करते समय उसकी उच्च कोटि की ये अपेक्षा है आप स्पीकर सर, आप राष्ट्रपति सर, भाषण नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि पेपर लीक होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा है, इसीलिए मैं यहां रेस कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटना चाहिए, उनका जो हुनर है उनसे छीना जाना चाहिए। बैठे कर रहे हैं सर, 5 बजे अपनी बैठे करेंगे, अब कुछ नहीं बोलना है उस टाइम पे। 5 बजे देखिएगा, 5 बजे देखिएगा क्या कर। स्पीकर सर, मैं कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है। गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? यह कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? यह आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और हर रोज उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, वो बाहर निकलते हैं और जिन्होंने बलात्कार किया वो धमकाते हैं उनको। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे अगर आप नहीं करोगे। और हिंदुस्तान के
हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के स्तर पे राज्य किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा। जन्म, जाति, धर्म के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। कुछ समय पहले कुछ युवा संभल से आए मुझसे मिलने के लिए। बहुत निर्दोष लोग हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। स्पीकर साहब, हमने हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी, यदि राजनीतिक समानता है और सामाजिक आर्थिक समानता नहीं है तो राजनीतिक समानता समाप्त हो जाएगी। आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। स्पीकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, क्योंकि एक मिनट में बुलाता हूँ ना, आप खुद ही क्यों खड़े हो रहे हो? एक मिनट। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर, मान्य अध्यक्ष जी, पिछली बार भी जब चर्चा हुई तब भी मैंने कहा था कि कुछ लोग संविधान तो हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खोला ही नहीं। आज मैं इसी, क्योंकि ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद इन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोलकर नहीं देखे। अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी, उन्होंने लिखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द। हमारा जो संविधान बनाया गया था उस समय के सबसे बुद्धिजीवी लोगों द्वारा, और जो नेहरू की जो समाजवादी नीति थी उस करते हैं। और उन्होंने लिखा है कि जायंट्स लाइक बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल, मुंशी अन्ना जी डिबेट जो है, जो हमारी मूल जो आज़ादी है उसको छीनने की बात करते हैं। उनका
जो इन्होंने हाउस में दिखाया, इसमें लिखा है वर इट नॉट फॉर द। अगर ये दस्तावेज की ताकत नहीं होती तो इंदिरा गांधी जो हैं वो जो हमारा जो आज़ाद भारत का सबसे जो खराब जो एपिसोड था इमरजेंसी का वो उन्होंने लागू किया, खत्म किया था। तो इस संविधान की ताकत थी और ये आपके इसके अंदर लिखा है। राहुल जी जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के पढ़ो तो सही, कभी पढ़ा भी नहीं आपने। और इसमें आगे लिखा है सर, आप चेयर को बोलो, और ये अधिकार दिया है, चेयर को बोलो, धन माननीय सदस्य चेयर को। जी इधर नहीं डाल। अध्यक्ष जी, ये जो राहुल जी कॉपी लेकर घूमते इसी पे लिखा है कि इंदिरा गांधी जी की यातनाएं और इमरजेंसी को खत्म किया तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका काम दिया। सर आप इसके प्रीफेस पे जाइए। सर आप इसके प्रीफेस के बाद फॉरवर्ड जो लिखा सर, ये भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील है, उन्होंने क्या लिखते हैं सर कि जब संविधान बना उसके बाद सर देश आजाद होने के बाद पहले दिन से ही लेजिस्लेटिव और हमारी ब्यूरोक्रेसी सर हमारी दोनों ने ही जुडिशरी के साथ सींग फंसा के रखे, जुडिशरी को नीचे दिखाने की बात की। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये वही किताब कह रही है जो राहुल गांधी हाथ में लेकर घूम रहे हैं। सर मैं पढ़ के सुनाता हूँ फ्रॉम द अर्लीस्ट ईयर। जो पहले के साल थे उसमें जो विधायी जो विंग है और जो कानूनी विंग है, एक तरफ तो उन्होंने जो न्यायिक विंग का उन्होंने विरोध किया और जिसमें ये उनके पर आरोप था कि शक्तियों का उन्होंने दुरुपयोग किया, जो शक्ति उनको नहीं दी गई थी बल्कि जो कार्यकारी को दी गई थी उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। और स्पीच बोल रहे हैं और मैं उद्धृत करना चाहता हूँ महोदय कि एक ऐसा माहौल पेश किया जा रहा है कि इनका कर्तव्य था कि इसमें कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए था अधिकारों का, और जो अधिकार उनके नहीं थे उसके लिए कुछ भी अब ये ना हो जिससे कि ऐसी अवस्था पैदा हो। यदि इसके संशोधन के बाद भी यदि विवाद रहता है तो ये हमारे विधायी प्रक्रिया के लिए, न्यायिक प्रक्रिया के लिए बहुत बुरा दिन होगा। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो शक्तियाँ जो हमारे पास नहीं है उसका हम दुरुपयोग ना करें, और जो जजेस का या जो न्यायाधीश है उसको भी उनसे नहीं बल्कि उनको शक्ति मिले कि जो उनको बचा सकें, खुद को बचा सकें और उनको खुद से बचाए। और ये इमरजेंसी में कहा गया था जो सुनामी की तरह आई थी, और उसमें जो ये संविधान जो इसका दुरुपयोग ना हो करने दिया, उसी ने देश को बचाया। राहुल जी कभी इसको पढ़कर देखिए, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का पूरा कारनामे इसके अंदर लिखेंगे, कैसे आपने धज्जियां उड़ाई। एक तो एक दूसरा ये जो कहते हैं बीजेपी के लोगों को सर ये मनगढ़ंत आरोप, सर ये अंगूठा काटने की बात करते हैं। इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के पर कत्लेआम किया गया, सिखों के बाद दंगे सबसे ज्यादा हुए तो कांग्रेस के समय हुए। और आपको देश से माफी मांगनी है, अगर आज भी नहीं मांगेंगे तो संविधान जितना मर्जी जेब में डालिए। आप संविधान को जेब में लेकर घूमते सर, इन्होंने संविधान को तार करने का काम किया है। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। मुझे आपका संरक्षण इसलिए चाहिए था कि झूठे आरोप लगाने बंद करे। ये संविधान की रक्षा आपने कभी नहीं की। इमरजेंसी जैसा कालखंड आया और संविधान को बार बार तार किया, संशोधन किया, तो आपने और आपकी पार्टी ने किया। धन्यवाद सर। श्रीकांत शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हाँ स्पीच हुई है ना, उनकी स्पीच हुई है। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उनकी। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठिए, स्पीच नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीच हुई है, टेबल कर देंगे इसको। अध्यक्ष जी हाँ इसको टेबल कर देंगे, आप ये कर देंगे। आप बोलिए श्रीकांत शिंदे जी। अब मैं कहूंगा जब कर देना, आप सभी लोग है ना खुद ही डायरेक्शन देने लग जाते हैं। श्रीकांत शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे आज संविधान के 75 वर्ष पर हो रही चर्चा पर अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सभी स्वतंत्रता सेनानी
संविधान के सदस्य और इमरजेंसी के समय जेल गए संविधान सेनानियों को नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इस सदन में हमारे संविधान, जो हमारे लोकतंत्र का, हमारे समाज का और हमारे संसद का स्तोत्र है। मैं अभी राहुल जी को सुन रहा था, मुझे लगता है कि संविधान को छोड़कर सभी बातों पर उन्होंने प्रकाश डालने का काम यहां पर किया। गए वक्त आप सुन लीजिए, अभी हमने आपका सुना। गए वक्त भी अभय मुद्रा की बात कर रहे थे, आज भी अभय मुद्रा के बाहर राहुल जी आए नहीं। अभय मुद्रा जो है वो नॉन वायलेंस सिखाता है, लेकिन जैसे अनुराग जी ने कहा कि ये यहाँ पर सुनिए यहाँ पर इन्होंने कहा, आप बैठिएगा प्लीज। इन्होंने यहाँ पर बोला, आप बैठिएगा प्लीज। अरे आप जरा प्लीज अरे सुनना भी सीख लो। एक्सक्यूज मी, बैठिए, अभी उनको बोलने दीजिए। यू प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन। कृपया आप बीच में ना बोलिए, सुनिए। घरी बसवलं सगळ्यांना आता कोण है? घर पे बैठाया है आप सभी ने सबको, कौन है वो? मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं। अभय मुद्रा जो है नॉन वायलेंस के बारे में सिखाता है, लेकिन इनको ये भूल गए 1984 में नॉन स्टॉप वायलेंस करने का काम जो है सिख भाइयों के साथ इन्होंने किया। इन लोग को ये भी बात भूलनी नहीं चाहिए कि इन्होंने कहा कि युवाओं के जो है अंगूठे काट रहे थे। याद कीजिए 1964 का वर्ष, जहां पर 1070 कम्युनल राइट जो है इनके शासन में हुए। याद कीजिए कार सेवकों पर गोलियां इन्होंने चलाई। याद कीजिए 1993 का बम ब्लास्ट, जब ये सीरियल बम ब्लास्ट जो है बंबई में हो रहे थे, इन्हीं के कार्यकाल में हुए। गए 10 साल में एक भी बम ब्लास्ट जो है मुंबई में नहीं हुआ, देश भर में नहीं हुआ। ये यहाँ पर सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे इनसे पूछना है, ये जो सावरकर जी का अपमान करते हैं, इनके साथी जो यहाँ पर बैठे होंगे उभाटा वाले, ये उभाटा वालों को मान्य है क्या जो ये सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं? भाग्य कोई है नहीं, मुझे लगता है यहाँ पर। मैं आपको राहुल जी, मैं आपको आपकी दादी इंदिरा गांधी जी का एक कोट देना चाहूंगा। कृपया आप सभापति को संबोधित कीजिए, किसी का नाम मत लीजिए। लेटर रिटन बाय पंडित बाखले, सेक्रेटरी टू द स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, मेकिंग प्लान्स फॉर सेलिब्रेटिंग द बर्थ सेनेटरी सावरकर जी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए उन्होंने इस पत्र में, जो माननीय इंदिरा गांधी जी जो हैं, मई 1980 की बात है, जब इंदिरा गांधी लिखती है बाखले जी को कि मैंने आपका पत्र जो प्राप्त किया है 8 मई 1980 का, उसमें सावरकर जी की जो रक्षा, उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो उन्होंने काम किया, वो हमारी आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान था। और मैं आपको जो सफलताएं हैं इस जन्म शताब्दी जो माननीय भारत के सुपुत्र सावरकर जी के बारे में उन्होंने ये बात कही थी क्या? आपको तो आदत है सावरकर जी के बारे में रोज अनाप शनाप उठकर बकना। मुझे लगता है कि सावरकर जी की पूजा, हाँ, सावरकर जी की पूजा जो है हम सभी लोग यहाँ पर करते हैं और हमें अभिमान है। इसी संविधान ने आज हम यहाँ पर संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ये सब श्रेय जो है इस संविधान का है। आज इसी संविधान ने एक साधारण परिवार से आने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और इसी संविधान ने आज एक सामान्य शिवसैनिक ऑटो रिक्शा चलाने वाले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया। सही टुक माय नेम सर। महोदय, उन्होंने मेरा नाम लिया। महोदय,
मैं उस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। मैं आपको अवसर दूंगा, उनके वक्तव्य के बाद मैं आपको समय दूंगा। 400 से 40 पर निश्चित रूप से मैं आपको अवसर दूंगा, मैं आपको निश्चित रूप से मौका दूंगा। आप नहीं कर सकते, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको निश्चित रूप से मौका दूंगा, निश्चित रूप से आपको मैं समय दूंगा। आई एम नॉट यील्डिंग सर। After his speech, he is not yielding. इसी संविधान ने सर ये क्या ये कौन सा संविधान है? ये कौन सा संविधान है? हाँ, चेयर के पास कैसे आ सकते हैं? हाँ सर, he is not yielding. ये चेयर के पास आ गए। वो नहीं बैठ रहे हैं। उनके समापन के बाद, उनके भाषण समापन के बाद मैं आपको अवसर दूंगा। आई एम नॉट यील्डिंग सर। इसी संविधान ने कांग्रेस पार्टी को 400 से 40 पर लाकर खड़ा कर दिया और इसी संविधान की ताकत ने महाराष्ट्र की लोगों ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया, जहां पर महाविकास आघाड़ी मिलकर भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है बना नहीं पा रही है। आज उस संविधान के 75 वर्ष हुए हैं और ये संविधान कितना मजबूत है उसका मैं आज उस संविधान के 75 वर्ष हुए हैं और ये संविधान कितना मजबूत है उसका मैं उदाहरण देता हूँ। टॉम गिन्सबर्ग जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर हैं और जिन्होंने 1789 के बाद अपनाए गए विभिन्न देशों के 200 से अधिक संविधान का अध्ययन किया, उनके अनुसार पूरे विश्व में संविधान की औसत लाइफ सिर्फ 17 वर्ष है। ये गर्व की बात है कि हमारा संविधान 75 वर्ष से अधिक है और आगे भी हम सबको दिशा दिखाने का काम कर रहा है। सर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड सर। बोल रहे हम बोलते हैं, वही तो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, आपका बात एक मिनट, आपका बात कोई बोल रहा हूँ, अरे यार आपका बात कोई बोल रहा हूँ, सुनो ना सर। जो सिस्टम है, जब मेंबर बोल रहे हैं सर, जो रूल कहता है कि जो मेंबर बोल रहे हैं किसी मेंबर का नाम लेते हैं तो उसका रेस्पॉन्ड करने का राइट रहता है, लेकिन जो बोल रहे हैं वो यील्ड करना पड़ेगा। जब वो यील्ड करेंगे तो राहुल गांधी जी को जरूर बोलने का मौका मिलेगा। और आपने कहा था कि इनके बोलने के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने का मौका देंगे, वो आपका चेयर से कहा है, ये भी रूल के तहत ही है और ये संविधान रूल में है, तो मेंबर यील्ड करेंगे तो ये बोल सकते हैं। और वरना तो आपने बोल ही दिया कि इसके बोलने के बाद राहुल गांधी को फिर से क्लैरिफिकेशन का मौका देंगे, आपने कहा है। यस सर, आई ऑलरेडी मेंशन्ड। मैंने पहले ही उसके बारे में बताया है कि वो इसको अभी रोक नहीं रहे हैं। उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा, कृपया अपनी बात पूरी कीजिए। वो अपनी बात पूरी करेंगे, उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। यह है इनकी संवैधानिक प्रक्रिया सर। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, उनके बाद में उनको चांस देंगे, उनको कंप्लीट करने दीजिए। इन्होंने एक उदाहरण दिया कि युवाओं के जो है अंगूठे काटने का काम यहाँ पर हो रहा है। एक उदाहरण में संविधान के आर्टिकल 45 जिसने ये मैंडेट था कि 10 साल के अंदर देश में 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया जाए, लेकिन शिक्षा का अधिकार देने में हमारे देश को 50 साल लग गए
और 2002 में हमारी एनडीए सरकार ने शिक्षा का अधिकार जो है लोगों को दिया। बच्चों के अंगूठे काटने का काम, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को अंगूठे छाप लोग चाहिए थे, लोगों को पढ़ा लिखाने में उनको इंटरेस्ट नहीं था, जिससे लोग आगे बढ़े। आज हम गर्व करते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र जिसका एक कारण है हमारा संविधान, संविधान ने कैसे भारत को सुरक्षित रखा, उसके लिए आप सिर्फ अपने पड़ोसी देशों को देखिए। श्रीलंका ने अपना संविधान 3 बार बदला। मैं फिर से आपको अपील कर रहा हूं कि वो अपना भाषण दे रहे हैं, उनको पूरा करने दीजिए, उसके बाद आपको अवसर दिया जाएगा। जो हाल हो रहे हैं ये संविधान को कमजोर करने के एग्जाम्पल्स हैं। जब हम संविधान की बात करते हैं तो उसकी चर्चा महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बिना नहीं हो सकती। इन्होंने तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से इनका विरोध जो है पहले से चल रहा था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को दो बार हराने का काम इसी कांग्रेस ने किया। इसलिए कांग्रेस के संदर्भ में कुछ शब्द महात्मा गांधी जी ने मेंशन किए थे, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी ने जनवरी 27, 1948 को यह लिखा था, कांग्रेस हैज, ये सुन लीजिए कांग्रेस वालों, कांग्रेस हैज। कांग्रेस ने अपनी जो वर्तमान स्थिति में खत्म करना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए और एक लोक सेवक संघ के रूप में वो काम करे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी 1948 में एक पत्र लिखा था, जिसमें ये कहा था कि कांग्रेस विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बैड एंड सेल्फ सीकिंग एलिमेंट्स, कि जो कांग्रेस में जो बड़े खराब तत्व जो सोसाइटी में आ रहे हैं और जो कोई गैर सामाजिक और नैतिक जो उनकी कोई भी दायित्व नहीं निभा रहे हैं, और ऐसा जो निकाय है पूरी तरह से अनफिट है कि देश को चला सके। ये मैंने नहीं कहा, डॉक्टर साहब अम्बेडकर के शब्द ने कहा। सर काइंडली कंक्लूड। कृपया समाप्त करें महोदय। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब माई लाइफ विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी है। उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने मिलकर 2 बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को गिराने का काम किया, और उसी के साथ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को 40 साल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को 40 साल लग गए। सीट पे आप सदन चलाना चाहते हैं, सीट पे जाए बोल। हाँ हाथ दे रहे आप सीट पे जाइए, सीट पे जाइए, सीट पे जाइए, आप सीट पे जाए। हाँ पॉइंट ऑफ ऑर्डर जाके सीट पे। वेणुगोपाल जी सबको बिठाइए, फिर सीट पे, फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूंगा आपको, फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूंगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर वेणुगोपाल जी। नहीं वो तो जाएंगे, ये जाएंगे। वो आपको एक मिनट आप जाइए सीट पे, सदन आउट। हाँ जाइए सीट पे जाइए, सीट पे। आप नारे बजाना लगा चाहते हो, उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनना चाहते हैं तो सीट पे जाइए। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे रहा हूं। जाइए सीट पे, जाइए। हाँ मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे रहा हूं उनको। हाँ जाइए, हाँ जाइए। पहले पॉइंट ऑफ वेणुगोपाल जी आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा दीजिए। सीट नंबर बोलिए। सर दिस हाउस है सर। महोदय, जो कल भी जब आपने अनुमति दी मुझे बोलने की, आप नियम से क्या बताएं। पिछले दिन भी जो आपने मुझे अवसर दिया, तो मैंने ये जो संसदीय जो परंपराएं उसके बारे में मैंने उद्धृत किया था, और हर एक सदन जो है, जो विपक्ष का नेता, उसकी भूमिका होती है। टोटली, लेकिन इस सभा में वो बिल्कुल ही नकारा जा रहा है।
जब प्रतिपक्ष के नेता खड़े होते हैं बल्कि आप उनको बोलने का मौका नहीं देते हैं। क्या ये प्रतिपक्ष के नेता का सभा नहीं है? ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार की भूमिका है, प्रधानमंत्री जी की उनकी भूमिका है, तो वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता है। और मेरी जो बात है महोदय कि माननीय मंत्री जी जब एलओपी बोल रहे थे, उनका नाम ले लिए, जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता से सीधा प्रश्न पूछा जब एलओपी खड़े हुए कि मैं उत्तर दूंगा। आप जो संसदीय कार्य मंत्री हमेशा उनको देते हैं बोलने के लिए, हम व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं महोदय। और कम से कम महोदय हमारा भी है ये सभा जो है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी भावना जो है यहाँ पे हो नहीं रही है। ये बात ऐसी भावना हमारी भी है कि सभा हमारी भी है। हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, जो प्राथमिक जो दायित्व है कि कम से कम इस सभा में सबको समान अधिकार है। लेकिन जो प्रथा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये केवल सरकार के लिए, बीजेपी के लिए काम कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है महोदय। आप अभिरक्षक है इस सभा के। सदस्यगण, मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया है, नहीं मैं सबको कह रहा हूं, और जो अभी वेणुगोपाल जी बोला उनको बोल रहा हूं, सुनिए पूरी बात। ऐसे नहीं चलेगा सदन नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। जिस समय आप बोलने की बात कर रहे हैं, माननीय विदेश मंत्री जी ने अपना वक्तव्य रखा और नियम प्रक्रिया के अंदर यह है, लोकसभा की नियम प्रक्रिया अलग है, राज्यसभा की नियम प्रक्रिया अलग है। राज्यसभा के नियमों प्रक्रियाओं में सप्लीमेंट्री या पूछने का नियम प्रक्रिया है, लोकसभा में नहीं है। और आज तक कभी भी जब कभी स्टेटमेंट मंत्री का दिया हो तो कभी भी मैंने 5 साल भी किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया। ये विषय आप पहले जो मुझे बता, 1 मिनट बताइए, वो नियम पर। अब आपने कहा कि इस विषय पर मेरा आग्रह है, ऐसे नियम प्रक्रियाओं के अंदर ये रहता है कि पूरा भाषण समाप्त होने के बाद हम लीडर ऑपोजिशन या लीडर या संसदीय मंत्री को पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी बीच में बाद में बोलने का मौका देते हैं। ये 1 मिनट नहीं, मैंने कभी नहीं दिया, बीच में नहीं दिया। इसीलिए, लेकिन आप आग्रह कर रहे हैं तो मानो प्रतिपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं तो अपनी बात कह दें। सर, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, रोट अ लेटर टू। उन्होंने अंग्रेजों को एक पत्र लिखा और उनसे क्षमा याचना की। गांधी जी ने बोला दैट नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। एकनाथ शिंदे जी वो बोलेंगे, महाराष्ट्र के ज्यादा सावरकर जी को जानते हैं। आपको पता चलेगा कि आप बोले, बताएं आप। मैंने सिर्फ इंदिरा जी ने जो लेटर सेक्रेटरी को, पंडित बाखले सेक्रेटरी जो सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सेक्रेटरी है, उनको जो लेटर लिखा था, वो लेटर को कोट करने का काम जो है मैंने किया है। वहां पर कुछ भी सवाल उनको मैंने पूछा नहीं, ये बताने का काम उनको मैंने किया था। और जो आप अच्छी डिबेट करो संविधान पर। क्या है, देखो हम लोग संविधान पे ही बात कर रहे हैं सर। उठ के मत जाओ, सुन नहीं रहे आप। ऐसे नहीं, आप मुझे बोलिए सर। कंटिन्यू करूं? आप कंटिन्यू करो। आज मैं इस सदन में एक
महत्वपूर्ण घटना ये, यहाँ पर संविधान के बारे में कंटिन्यूसली हाथ में बुक लेकर लोकसभा के वक्त फेक नैरेटिव फैलाने का काम इन्होंने किया। बीच में तो संविधान की किताब सिर्फ कवर था, अंदर पेजेस जो है ब्लैंक थे, क्योंकि संविधान का इस्तेमाल सिर्फ लोगों का वोट बटोरने के लिए इन्होंने किया। मैं आज इस सदन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करना चाहूंगा सर। 5 मिनट चाहूंगा सिर्फ, 5 मिनट चाहूंगा कि जो संविधान पर ये यहाँ पर संविधान के बारे में लोकसभा से डिबेट कर रहे, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान किसके राज में खतरे में था ये मैं बताना यहां पर चाहूंगा। एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा जो हमारे संविधान और न्यायपालिका के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ता है। मैं बात कर रहा हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी की, जिन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी जी को चुनावी भ्रष्टाचार मतलब इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के लिए अयोग्य ठहराने का ऐतिहासिक निर्णय दिया। यह फैसला न केवल साहसिक था बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा का प्रतीक भी था। लेकिन इस फैसले को रोकने के लिए कैसे कैसे असंवैधानिक, जो यहाँ पर संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, असंवैधानिक हथकंडे अपनाए गए, ये सुनकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। जस्टिस सिन्हा को देहरादून से फोन आया और ये फोन खुद इलाहाबाद के चीफ जस्टिस का था। उन्होंने कहा कि ये गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पीपी नायर ने उनसे मुलाकात की और फैसले को जुलाई तक टालने का दबाव बनाया। ये रिकॉर्ड्स पर है, रिकॉर्ड्स पर है। अरे मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, सबके साथ में सामने ये रिकॉर्ड्स पर है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। इतना ही नहीं, जज के निजी सचिव को धमकियां दी गई और जजमेंट के मसौदे को जानने के लिए सीआईडी के एक विशेष टास्क फोर्स को लगाया गया। ये घटना कांग्रेस शासनकाल में न्यायपालिका पर दबाव और संविधान की हत्या का स्पष्ट उदाहरण जो है ये है। और ये होता है लाचार सिस्टम जो कांग्रेस ने बना दिया था आपातकाल में, जिसमें ना विपक्ष सुरक्षित थे, ना जनता और न इस देश के जज भी सुरक्षित थे। मुझे यहाँ पर कुछ और भी बातें रखनी थी, लेकिन यहाँ पर समय के कारण मैं अपनी बात संक्षिप्त में खत्म करना चाहूंगा। हमने संविधान संशोधन के माध्यम से वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी लाया, महिलाओं के लिए आरक्षण लाया, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, एक अलग एसटी कमीशन बनाया और आर्टिकल 370 को हटाने का काम भी हमने किया, शिक्षा का अधिकार लाया। और आपने क्या किया, आपने 9 शेड्यूल लाके, जिसका क्या उद्देश्य था कि सभी काले कानूनों को लीगल बनाने के लिए जो है आपने आर्टिकल शेड्यूल 9 लाने का काम यहां पर किया, जिससे जुडिशियल रिव्यू से आप सभी लोग जो है इम्यून रह जाए। मैं यहां पर मेरी बात यहां पर इन्होंने धारावी की बात की। सर मैं मुंबई से आता हूं, धारावी के लिए बात करूंगा। महोदय, आर्टिकल 21 जो भारत के नागरिकों को राइट टू लाइफ देता है, और लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, इसमें एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन देना भी शामिल है, जिसके लिए हमने धारावी का पुनर्विकास करने की योजना शुरू की। पिछले 50 सालों में जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उन्हें धारावी में अपने अधिकार के नए और पक्के मकान मिलने वाले हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि धारावी में दलित, वाल्मीकि, कुंची, कोरवी, नाडार जैसे पिछड़े समाजों की बस्ती है, लेकिन पिछड़े समाजों के लोगों को इनको अधिकार से रोकने का काम ये कांग्रेस के लोग और उनके साथियों जो है मुंबई में कर रहे हैं। मैं आज यहाँ पर बात खत्म करूंगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विधि के शासन को कमजोर किया। इस 7 से 10 अगस्त 1975 मतलब सिर्फ 3 दिनों में लोकसभा, राज्यसभा और 17 राज्य विधानसभाओं से रिकॉर्ड स्पीड से पारित करवाया गया।
रविवार को राष्ट्रपति जी ने इसको मंजूरी दी और अधिकारियों ने उसे उसी दिन उसको नोटिफाई किया। क्यों किया? क्योंकि इसका सिर्फ एक उद्देश्य था, सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चुनाव याचिकों को खत्म करना था। ये इतनी तेजी से अगर आप शिक्षा और महिलाओं को आरक्षण देते तो आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाता। दिस इज द ग्रेटेस्ट मिसयूज। ये सबसे बड़ा दुरुपयोग है शक्तियों का और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का अपमान है। बोलकर खत्म करना चाहूंगा। मैं भारत का संविधान हूं, मैं सबको राह दिखाता हूं, समाज के हर वर्ग को उनके अधिकार दिलाता हूं, उलझे न भारत का कोई, सदा प्रयास यह करता हूं, रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। Honorable Shri N.K. Premchandran ji. थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। सर महोदय, सावरकर के बारे में लगातार बातें होती है, ये कभी सावरकर बन नहीं सकते। मैं 3 चीजें बताना चाहता हूं इस हाउस में। 1970 में इंदिरा गांधी ने वीर सागर के ऊपर डाक टिकट जारी किया। 1979 में इंदिरा गांधी ने 11,000 रुपया अपने पर्सनल अकाउंट से सावरकर ट्रस्ट को दिया। 1983 में इंदिरा गांधी ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और 1980 में उन्होंने लेटर लिखकर कहा कि सावरकर जैसा सपूत विरले कभी कभी पैदा होता है। इसीलिए कांग्रेस झूठ बोलना बंद करे। ये जिंदगी में सावरकर नहीं हो सकता। राहुल गांधी जिंदगी में सावरकर नहीं हो सकते और सावरकर के बारे में झूठ बोलना बंद करे और अपने दादी से माफी मांगे जाके। प्रेमचंद्रन जी। सर थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। Rule. What is the rule, please? कृपया नियम बताइए। अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य इससे पहले बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जो संविधान का 9th शेड्यूल है उसको इसलिए क्रियान्वित किया गया कि काले कानूनों को अमली जामा पहनाया जाए। इस सदन में आप जानबूझ के गलत बयानी नहीं कर सकते। अगर इस देश में कोई सबसे बड़ा काम हुआ है पिछले 70 साल में, वो जमीन सुधार का काम हुआ है, लैंड रिफॉर्म का काम हुआ है। और उस लैंड रिफॉर्म्स के कानून को संरक्षण देने के लिए तो संविधान में 9th शेड्यूल इंसर्ट किया गया था। मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो गलत बयानी है संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण धारा को लेके उसको सदन के रिकॉर्ड से निकाला जाए। That will be looked into. हम इस पर विचार करेंगे, देखेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। श्री प्रेमचंद्रन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया उनको मैं सैल्यूट करता हूं और उनकी जो दूरदृष्टि थी, उनका जो साहस था, उनकी जो प्रतिबद्धता थी, जो सबसे लंबा दस्तावेज, जो लिखित दस्तावेज बनाया पूरे विश्व का। हम आज 75 वर्ष मना रहे हैं, जो ऐतिहासिक 75 वर्ष पूरे किए हमारे संविधान के निर्माण ने। तो आज हमें अपने आप में आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि क्या जो विचार संविधान में लिखे गए हैं और जिन्होंने संविधान को बनाया, क्या उनके विचारों को लेकर हम आगे बढ़ पा रहे हैं। यदि हम समालोचनात्मक तरीके से इसको देखें तो 75 वर्षों में आज हम संविधान की मूल भावना और उसकी उम्मीदों, उसकी अपेक्षाओं, जो हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने इसको बनाया संविधान को, उस पर हम खरे नहीं उतर पाए हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में अभी राहुल गांधी जी ने बात की। इसमें एक बहुत ही बड़ा तथ्य है, जो उन्होंने आर्थिक न्याय की बात की थी, सामाजिक न्याय की बात की थी। जब हम राजनीतिक समानता की बात करते हैं, मैं उसको उद्धृत नहीं करना चाहूँगा क्योंकि समय कम है, लेकिन जो विरोधाभास था, सामाजिक आर्थिक असमानता जो हमारे समाज में विद्यमान थी, उन्होंने कहा कि यदि इन असमानताओं का समाधान नहीं ढूंढा जाएगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा
और हम ऐसे समाज में नहीं रह सकते जहाँ पे भेदभाव हो। इसके कारण ही जो हमारी राजनीतिक लोकतंत्र था वो खतरे में पड़ सकता है। ये 25 नवंबर 1949 को बात कही गई थी। आज जब हम संविधान के चर्चा पे कर रहे हैं, 75 वर्ष संविधान के अंगीकार होने पे चर्चा कर रहे हैं, तो क्या डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था आज वो बहुत सत्य हो रखा है, वास्तविकता में तब्दील हो रखा है। जो समस्याएं आज हम देख रहे हैं, जो पहला है कि किस प्रकार से गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ते जा रही है, जो वंचित वर्ग है, जो युवा है, उनको विकास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि आप अनुच्छेद 38 और 38 और 39 को देखेंगे तो ये जो मौलिक अधिक तत्व दिए गए हैं हमारे संविधान में, ये अध्याय 4 में दिए गए हैं। उन 38 और 39 जो निदेशक तत्व हैं, जिसमें कि समानता की बात की गई है, समान अवसर देने की बात की गई है। जो अनुच्छेद 39 है, जिसमें कि पैसा जो है किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, उसका संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। और जो 38 और 39 अनुच्छेद है, बीजेपी लेड, जो बीजेपी शासित जो राजग सरकार है, ये पूरा जो समृद्धि है किसी कुछ कंपनियों के पास पहुंच गई है, जो संपत्ति है कुछ खास कंपनियों के पास है, ये राज्य के निदेशक तत्वों के विरुद्ध है। ये संविधान पर हमला है। जो हमारे संविधान में जो निदेशक तत्वों का जिक्र किया गया है उसका उल्लंघन है। आज हमारा जो देश है वो कल्याणकारी राज्य है, लेकिन सरकार बिल्कुल उसके उलट काम कर रही है। मैं उन कंपनियों का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जितने भी सम्मानित सदस्य यहाँ बैठे हैं उनको पता है। और आज की जो सरकार है वो ऐसी अर्थव्यवस्था के दर्शन पर विश्वास करती है कि, और उनकी जो भावना है कि वो, उनको लगता है कि वो रोजगार दे रहे हैं, उनके माध्यम से रोजगार सृजित होगा। जब हम बहुत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आज हमको देखना होगा कि जो इसका लाभ है, जो जिस प्रकार से तथाकथित विकास, आर्थिक विकास की बात की जा रही है, उसका जो फल है वो वंचित वर्गों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो आर्थिक और सामाजिक असमानता है वो हमारे नींव को समाप्त कर देगी लोकतंत्र के। आज जो हमारे देश में यही हो रहा है वर्तमान राजनीतिक हालात में। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा महोदय, कि जो हमारा धर्मनिरपेक्षता है वो भी खतरे में पड़ता जा रहा है। पिछले चुनाव में हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सभा में कहा था और चुनावी अभियान के दौरान कहा, वो बार बार 400 पार का नारा लगा रहे थे कि 400 से अधिक संख्या में वो आएंगे और उसका क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा। कि वो चाहते थे जो मूल तत्व था, जो मूल चरित्र था हमारे संविधान का, उसको बदलने की भावना थी। उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। इसके कारण ही वो 400 पार का नारा लगा रहे थे। लेकिन भारत के लोगों ने वो निर्णय लिया कि उनको पूर्ण बहुमत नहीं दे इस सरकार को, क्योंकि वो चाहते थे कि धर्मनिरपेक्षता जो हमारे देश का लोकतांत्रिक ढांचा है उसको बचाए रखा जाए। इसलिए उन्होंने पूर्ण बहुमत नहीं दिया। 400 से अधिक अगर सीटें आती तो इसका जो मूल भावना थी संविधान की, जिसमें जो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र हमारा संविधान है, जिसे कि इसका मूल तत्व माना गया है, उसे आज संशोधित कर दिया जाता। 42वें संशोधन की बात वो करते हैं कि जो प्रस्तावना में कहीं भी धर्मनिरपेक्षता का जिक्र किया गया है। 1976 में जो 42वां संविधान हुआ, जिसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द उसमें जोड़े गए, वो उसमें तुरंत किया गया बदलाव नहीं था, बल्कि इसको महसूस किया गया और उसके बाद इसे लाया गया। जो 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में जो किया गया, और संविधान सभा में जब चर्चा हो रही थी तो के मुंशी जी ने धर्मनिरपेक्षता को बहुत विस्तार से बताया था कि जब हम धर्मनिरपेक्षता से शब्दों को संविधान में कहेंगे तो हम इसमें सभी भी जितने भी विश्वास हैं, जितने भी धर्म हैं, सब पर लोगों के विश्वास को हम कायम रखेंगे। इसका मतलब है महोदय कि राज्य की कोई धर्म नहीं होता और राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इस देश में, कि आप एक खास धर्म को आगे बढ़ावा दे रहे हैं और जो धार्मिक अनुष्ठान है उसको सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये बिल्कुल ही जो हमारे मूल सिद्धांत है संविधान का, उसके विरुद्ध है। हेट क्राइम्स, और
जो सामुदायिक तौर पर जो घटनाएं घटती हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं, और इससे जो हमारा धर्मनिरपेक्ष है वो उसका ताना बाना है वो खराब होता है। और महोदय, हमारा बहुलतावादी देश है, लेकिन इस देश का 140 करोड़ लोग हैं, उनको कैसे जोड़ा हुआ है? उनको जोड़ने वाली क्या बात है, क्या कारण है? लेकिन धर्मनिरपेक्षता के कारण ही ये हमारा परंपरागत विचारधारा है। और हम ये चाहते हैं कि पिछले 10 सालों से संविधान को कमजोर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, वित्त आयोग और यहाँ तक कि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 2014 में आप सत्ता में आए, क्योंकि कंट्रोलर CAG की वजह से 2G का घोटाले की बात, 3G स्कैम, और क्यों अब कोई रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है सरकार के खिलाफ? CAG जो है वो all the constitutional institutions, the political influence. ये राजनीतिक जो है, ये सभी राजनीतिक संस्थान बन गए हैं और ये सरकार का हिस्सा है। इसी वजह से ऐसा हो रहा है। पिछले साल से हम काफी समय से देख रहे हैं कि दुरुपयोग होता है संविधान का। पिछले 10 सालों में महोदय, अनुच्छेद 3 के बारे में, अनुच्छेद 1 के बारे में, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि गठन होगा और राज्यों को 2 क्षेत्र में बांटा गया है। और अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि ये संघों का राज्य है, ये संघ, इसमें संघ होंगे और ये केंद्र शासित प्रदेश होगा। संसद जो है सभी राज्यों को केंद्रीय शासित प्रदेशों में तब्दील कर सकती है, जो कि अनुच्छेद 1 का उल्लंघन है। किसी भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदला जा सकता, ये अनुमति नहीं है। और एक बात और कहना चाहूँगा, इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर का विभाजन जो है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ये संविधान की मंजूरी इसको नहीं मिलती है। ये संविधान के हिसाब से उचित नहीं है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की नैतिकता के बारे में कहा है कि संविधान के हिसाब से संवैधानिक नैतिकता ये एक स्वाभाविक नहीं है, बल्कि इसको ये स्वाभाविक रूप से नहीं आएगा, बल्कि इसको बनाया जाएगा, पनपाया जाएगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और संस्थान जो एक वो जो है मनमाने तरीके को रोकेंगे, ऐसे संस्थान हैं, लेकिन वो संस्थान जो है नियंत्रित हो रहे हैं, वो सही तरीके से निष्पक्ष काम नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय हमें संवैधानिक नैतिकता का जो एक माहौल है उसको बनाना होगा, उसको हमें परिपक्व करना होगा और हम न्याय करें। और विशेषाधिकार नहीं, हमारा न्याय जो है वो हमारा आधार है। धन्यवाद महोदय। माननीय श्री राजा राम सिंह। सभापति महोदय, यहाँ पर कई तथ्य पेश किए गए हैं तो सच्चाई से मेल नहीं खाते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश की गई है और इसलिए कुछ इतिहास के तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2 साल 11 महीने 17 दिन संविधान को बनाने में लगे। 9 दिसंबर 46 को पहली मीटिंग हुई और दूसरी 13 दिसंबर को पहली जो बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सिन्हा ने की थी, SN सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे। पहली पंक्ति में जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आजाद थे, सरदार पटेल थे, JB कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरोजिनी नायडू थी, हरे कृष्ण महताब थे, GB पंत थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, SC बोस थे, B राजगोपालाचारी थे और आसफ अली थे। 207 प्रतिनिधि, जिसमें 10 महिला भी शामिल थी, ये संविधान सभा थी। इसमें कहीं भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे। और उसी तरह से जो ड्राफ्ट कमेटी बनी उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लादी, कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर, DP खेतान, A माधव राव, T कृष्णमाचारी
ये लोग थे। इसके साथ ही मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं। जो संविधान निर्माण के लिए लक्ष्य रखा गया, उसमें लक्ष्य में 5 और 6 को मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। ये 13 दिसंबर 1946 को, यानी आजादी मिलने के पहले, और ये किताब लोकसभा सचिवालय से ही निकली है और 2016 में निकली है। इसी किताब से ये है। इसमें 5वां पॉइंट कहता है, जिसमें भारत के सभी लोगों को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अधिकार, वैयक्तिक स्थिति और सुविधा की तथा मानवीय समानता के अधिकार और विचारों को प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम धंधे की, संघ बनाने की व काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जाएंगे। और ये प्रस्ताव लक्ष्य रख रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और 6ठा पॉइंट में है, जिसमें सभी अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े हुए और कबायली प्रदेशों के लिए तथा दलित व पिछड़ी हुई जातियों के लिए काफी संरक्षण विधि रहेगी। और ये जो 8 पॉइंट का लक्ष्य दिया गया था, इसी को बाद में, जिस पर 24 जनवरी 1949 को सिग्नेचर हुआ, 26 को हमने इसको अडॉप्ट किया, स्वीकार किया, अंगीकार किया, लागू किया, और 24 जनवरी 1949 को सिग्नेचर हुआ। यही 8 पॉइंट को थोड़ा परिमार्जित करके, भाषाई त्रुटियों को ठीक करके रखा गया देश के सामने। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये इतिहास की कुछ बातें हैं। इसके साथ ही अभी जो हम कहां चले आए, केंद्र सरकार के 4-4, 5-5 संविधान विरोधी कदमों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हटाने के लिए भाजपा के नेता ही सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का स्रोत बन रहा था, उसको खारिज किया। और साथ ही साथ बुलडोजर इनजस्टिस, जो एक राज्य में जस्टिस का तरीका बन गया है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, उस पर रोक लगाया। सीएए और एनआरसी, नागरिकों की परिभाषा बदलने की कोशिश की गई। हमारा संविधान लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता, लेकिन उन्होंने नई नागरिकता की नई परिभाषा देने की कोशिश की। जनता के वोट से चुन के आते हैं और जीतने के बाद पूछने लगते हैं कि तुम साबित करो कि भारत के नागरिक हो कि नहीं हो। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? और इस देश में स्टेन स्वामी, बालाजी, उमर खालिद, गुलफिसा, मरान हैदर, ये सब जेल में सड़ रहे हैं बिना कोई आरोप के, बिना कोई बहस के। ये कहां हम पहुंचा रहे हैं देश को? किस संविधान की बात हम कर रहे हैं? और एक बात और कहना चाहते हैं कि ठीक है, एक बात और थी, आर्थिक समानता की बात थी। राष्ट्रपति का वेतन और चपरासी के वेतन में एक अनुपात होगा। हम समानता की तरफ बढ़े या विषमता की तरफ बढ़े? आज चपरासी तो चाहिए 5,000 का, 7,000 का। सीईओ को वेतन हम 2.5-3 करोड़ जरूर देने के लिए तैयार हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार आर्थिक विषमता को बढ़ा रही है, समता मूलक समाज की तरफ नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर एक सदस्य पेरियार की निंदा करते हैं इस सदन में और अंबेडकर का नाम लेते हैं। तो यही लोग हैं। दोनों, गांधी भी एक जेब में चाहिए, एक जेब में नाथूराम गोडसे भी चाहिए। तो ये दोहरे नीति नहीं चलेगा। एक लाइन पर रहिए, मनुस्मृति चाहिए या बुद्ध चाहिए, एक जगह रहिए। ये दोनों नहीं चलेगा, ये दोनों नहीं चलेगा। और ये देश को धोखा देना है। पहले संविधान बदलने की बात चुनाव के समय, और अब संविधान के हम ही सबसे बड़े चैंपियन हैं। ये दोरंगी नीति नहीं चलेगी देश में। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इसको खारिज करना होगा। और संविधान के नाम पर जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, देश में सांप्रदायिक फांसीवाद लाना चाहते हैं, हम साफ तौर से कहना चाहते हैं कि अध्याय पहले पर संविधान के बुद्ध की मूर्ति है, उसकी जगह पर हिटलर को स्थापित करने की साजिश और कोशिश आपकी नहीं चलेगी। हम इसको देश के अंदर नहीं चलने देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मियां अल्ताफ अहमद जी। एक छोटा काम है हमारे मतदार संघ का। मियां अल्ताफ अहमद जी। सर माइक नहीं चला मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, मुझे टाइम मिला। आज हिंदुस्तान के आइन को बने हुए 75 साल पूरे हो गए हैं और इस शानदार आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जिन लोगों ने काम किया, ख़ास तौर पे इस सिलसिले में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो मेन रोल अदा किया और उनकी टीम ने रोल अदा किया, उसके लिए हम उनको आज भी याद करते हैं। और इस मुल्क में सबका ये फ़र्ज़ है कि जिस मेहनत से उन्होंने ये आइन हमको दिया और जिसकी बदौलत ये मुल्क आज तक चल रहा है, मुख्तलिफ़ ज़ातों के, बरादरियों के, मज़हब के लोग इस मुल्क में रहते हैं, लेकिन ये इकट्ठे मिल के जो रह रहे हैं, इसमें इस आइन की बहुत बड़ी देन है। आज इस पे ये दो दिन की जो डिस्कशन हुई, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस आइन को ख़तरा है, दाल में कुछ काला है और हम सब